जय श्री कृष्ण भैया, वॉइस चेक करना। हाँ भाई। पवन करें तो स्टार्ट। आ गए तो थर्ड ईयर में। सुनो, बेस्ट टाइमिंग तो अपनी 9 से 10 रहेगी थर्ड ईयर की। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में हल्का सा, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। तो फाइनल ईयर में अपने 3 पेपर हैं बेटा फिजिक्स में। कहानी वही है जो तुम सेकंड ईयर में एग्जाम पैटर्न पढ़ के आए हो कि फिजिक्स का जो वेटेज होगा, गुड़िया देखेगा। हाँ भाई, 150 का होगा। फिजिक्स का जो वेटेज होगा वो 150 का होगा, 150 नंबर का होगा। 100 की अपनी थ्योरी रहेगी, 100 नंबर का थ्योरी। थ्योरी का मतलब अपने पेपर होंगे 3, ठीक है। और 50 नंबर का जो कंटेंट रहेगा वो अपना प्रैक्टिकल का रहेगा। अब थ्योरी में आपके 3 पेपर हैं। कौन कौन से पेपर हैं? जैसे आप सेकंड ईयर में पढ़ के आए हो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिकल, थर्मोडायनेमिक्स, ऐसे ही यहाँ पे भी 3 पेपर पढ़ेंगे अपन। तो आपका जो फर्स्ट पेपर है फाइनल ईयर में बेटा, ये क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से है, जिसे मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से है। जो आपका सेकंड पेपर है ये न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के नाम से है, नाभिकीय और कण भौतिकी। हालांकि ये पार्ट भी मॉडर्न फिजिक्स में आता है, न्यूक्लियर वाला, ठीक है। और पार्टिकल फिजिक्स से एडवांस फिजिक्स में चले जाता है। और थर्ड आपका पेपर है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, उसे एसएसपी बोलते हैं। एस फॉर सॉलिड, एस फॉर स्टेट और फी फॉर फिजिक्स। कई जगह उसे मैटेरियल फिजिक्स के नाम से बोलते हैं, ठीक है। मैटेरियल, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में मान लो उसको सॉलिड स्टेट बोल रहे हैं, तो या कोई अदर यूनिवर्सिटी है, ब्रज है, शेखावाटी है, मत्स्य, या इनके अलावा कोई अदर स्टेट की बात करें, वहां पे कोई यूनिवर्सिटी है, तो इसका नाम मैटेरियल फिजिक्स के नाम से बोल देते हैं, या केमिकल फॉर्म ऑफ फिजिक्स के नाम से बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपके 3 पेपर होंगे। क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से होगा क्वांटम यांत्रिकी, एक पेपर आपका न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के नाम से होगा, और एक पेपर आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स के नाम से होगा। और सीरियल भी यही है जो मैंने बोले हैं, पहला क्वांटम का, दूसरा न्यूक्लियर का, और तीसरा पेपर अपना सॉलिड स्टेट का है। यदि अपन मार्किंग की बात करें तो फर्स्ट 33, मतलब क्वांटम 33 का है, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल 33, और सॉलिड स्टेट फिजिक्स 34 का है। अब प्रश्न ये उठता है, आपके मन में सबसे पहला प्रश्न आता है कि सर सबसे टफ पेपर कौन सा है, वो बताओ आप तो, और सबसे पहले उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग सभी पेपर बढ़िया हैं, पढ़ने लायक हैं, तीनों में अच्छी फिजिक्स है अकॉर्डिंग टू बिजनेस प्रिंसिपल। बिजनेस प्रिंसिपल का मतलब तुम समझ गए जो मैं कहना चाहता हूं। मेरे अकॉर्डिंग तीनों करो भैया, ठीक है। डिपेंड करता है आप पे, सर पेपर कौन सा स्टार्ट करेंगे, जो तुम चाहोगे वो पेपर स्टार्ट कर देंगे। तुम चाहते हो क्वांटम स्टार्ट करो, क्वांटम कर देंगे। तुम चाहते हो न्यूक्लियर स्टार्ट करो, न्यूक्लियर कर देंगे। और तुम बोलते हो नहीं सर हम एसएसपी पढ़ेंगे, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स कर देंगे, जो आपकी इच्छा। वैसे नियम से पढ़ो, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तो ज्यादा बढ़िया रहता है। तो कौन सा स्टार्ट करें? क्वांटम करें पहले? कौन सा पेपर करें पहले? श्याम सर, एक बार नाम लिख लो, मेरी बात मानते हो तो तीनों पेपरों के लिख लो फर्स्ट पेज में। लिखो क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी, ये तुम्हारा फर्स्ट पेपर है। लिख लो नाम एक बार, पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम यांत्रिकी सेकंड पेपर। देखो, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, नाभिकीय और कण भौतिकी। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, नाभिकीय और कण भौतिकी। नाभिकीय और कण भौतिकी, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स।
ये सेकंड पेपर है तुम्हारा। थर्ड पेपर सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठोस अवस्था भौतिकी। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठोस अवस्था भौतिकी। ये 34 का है, फर्स्ट और सेकंड 33 के हैं। तो सबसे पहले अपन जो पेपर स्टार्ट करेंगे बेटा क्वांटम मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे पेपर फर्स्ट। डाल दो बोले क्वांटम मैकेनिक्स, ये तुम्हारा फर्स्ट पेपर है, इसको स्टार्ट करेंगे। अब एक बात समझना, देखो ये पेपर एकदम डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब है, जैसे अब तक नियम क्या था, नोटबुक बंद कर दो, एक मिनट सुनो अब ध्यान से समझना भाई, अब ऑनलाइन वाले भी। अब तक आपने जो पढ़ा है ना, उन कहानियों की एकदम भिन्नता है इस पेपर में, एकदम अलग, लिखने का तरीका भी अलग। जैसे आप पढ़ते आए थे, बेटा सुनना एक मिनट, इसकी इसकी वोकेबलरी अलग है, शब्दकोश अलग है इसकी पेपर की। जैसे तुम बोलते हो मोमेंटम, संवेग, तो हम जैसे संवेग की बात करते हैं तो मोमेंटम क्या लिख देते हैं, हम ऐसे पी वेक्टर लिख देते हैं। भाई मोमेंटम किससे नोट करते हो आप, पी वेक्टर से। लेकिन ये क्वांटम है, यहां इसकी वोकेबलरी अलग चलेगी। मोमेंटम का मतलब मोमेंटम ऑपरेटर लिखना है तो आपको ऐसे लिखना होगा, ये मोमेंटम ऑपरेटर लिखने का तरीका, मतलब एकदम अलग वोकेबलरी है इसकी। तो साथ साथ पढ़ना, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और इस पेपर में सब इक्वल हैं। इक्वल का मतलब ऐसा नहीं कोई इंटेलिजेंट है कोई कमजोर है, सब बराबर स्टेज पे खड़े हुए। अब जैसे तुम्हारे फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स वाला पेपर चला, या सेकंड ईयर में थर्मोडायनेमिक्स चला, मैथमेटिकल चला, तो ऐसा ऐसा जिसने 11 12 बहुत अच्छे से तैयार कर रखी है तो ये फिजिक्स इसके काम आ रही है। अब ऐसा सिस्टम है कि तुम सब ग्राउंड स्टेट में हो, इस फिजिक्स के बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं है, तुमको सब बराबर हो। मेरी बात समझ में आ रही है ना। अब डिपेंड करेगा कि तुम कितना एब्जॉर्ब करते हो, उस चीज को कितना ग्रहण करते हो, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहां से तैयार होता है, प्रश्न बनता है, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सर पहला क्वेश्चन यही तैयार होता है कि क्वांटम फिजिक्स की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। एग्जाम में भी आया हुआ है, तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक है ये, डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी, क्वांटम भौतिकी का उद्भव, कि क्वांटम फिजिक्स है ये उत्पन्न कैसे हुई, उद्भव क्यों हुई, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, क्या है क्वांटम मैकेनिक्स। ध्यान सुनो, क्वांटम मैकेनिक्स की क्या कहानी है। तो बेटा जो अपनी फिजिक्स है, ध्यान सुनना, इसके दो भाग कर दिए। दो भाग कैसे कर दिए सुनना। जैसे अपन बात करें न्यूटन के जमाने की, अपन बात करें और पहले चले जाते हैं केपलर के जमाने की बात करें, गैलीलियो के जमाने की बात करें, उस एज की बात कर रहे हैं जब गैलीलियन साइंटिस्ट था। मतलब एक तरीके से बात ऐसे चल रही है बाबा के टाइम की, अपने दादाजी थे, दादाजी से पहले जिन्हें परदादा कहते हैं, उनके टाइम की बात करें, मेरी बात समझो। और एक युग चल रहा है, वो किसका चल रहा है, अपना। मेरी बात आपके समझ में आ रही है ना। तो कहानी ऐसे, हम गैलीलियो की बात करें, न्यूटन की बात करें, केपलर की बात करें, और एक बात करें आज हम अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें कि आइंस्टीन ने क्या बोला है, स्टीफन हॉकिंग की बात करें कि हॉकिंग जी क्या बोल के गए हैं, ठीक है। तो फिजिक्स है उसके दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक फिजिक्स है उसे हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, कौन सी फिजिक्स बोलते हैं, और एक है उसे हम बोलते हैं बेटा क्लासिकल फिजिक्स, हिंदी में चिर सम्मत भौतिकी। क्लासिकल को चिर सम्मत बोलते हैं, चिर सम्मत भौतिकी, और मॉडर्न फिजिक्स को आधुनिक भौतिकी बोलते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि रिक्वायरमेंट कैसे हो रही है मॉडर्न फिजिक्स की, उस पॉइंट को आप ध्यान से सुनेंगे। अपन कहानी स्टार्ट कर रहे हैं, ये 19वीं शताब्दी 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं।
19वीं शताब्दी का अंत और 20वीं शताब्दी का प्रारंभ, यहां से कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग हम पहुंच गए 19 शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी का क्या हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। 19th सेंचुरी की एंड की बात कर रहे हैं, 20th सेंचुरी आपकी स्टार्ट हो रही है। 20th सेंचुरी है जो 20वीं शताब्दी है वो आपकी प्रारंभ हो रही है, तब बात कर रहे हैं। तो उस समय कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट आए थे फिजिक्स में। कैसे एक्सपेरिमेंट आए थे सर? इससे पहले की बात करें तो 19 शताब्दी से पहले की बात करें कि हम 1800 में जाएं, 1700 में जाएं, 18 में जा रहे हैं, 17 में जा रहे हैं, तो वहां की क्या कहानी है? 1500 में जाएं, 1600 में जाएं, तो वहां की क्या कहानी है? बेटा एक मिनट, तो मैं 11th 12th में एक लाइन पढ़ के आए हो, फिजिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ नेचर। भाई फिजिक्स क्या है? प्रकृति का अध्ययन, यही तो फिजिक्स है। और इसको एक्सपेरिमेंटल यदि वेरीफाइड कर दें, बेटा ध्यान नहीं है गुड़िया का, हमारी का, बेटी का, एक्सपेरिमेंटल यदि इसको वेरीफाइड कर दें, प्रयोग के द्वारा प्रमाणित कर दें, तो उस स्टडी ऑफ नेचर को हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन मॉर्निंग में देखते हैं कि जो सूर्य है जब उदय होता है मॉर्निंग में, तो उसका कलर है वो अपन कलर रेड कलर का दिखाई देता है, लाल कलर का। ये क्या है? एक भौतिकीय घटना है, एक फिजिकल फिनोमिना है। ऐसा क्यों दिखाई देता है? तो आप बताते हो सर ये हमारा फिजिक्स का जो फिनोमिना है, फिजिक्स जो एक्सप्लेन करती है वो रिफ्लेक्शन इफेक्ट होता है, परावर्तन पढ़े ना अपन ने, स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन, ये इफेक्ट पढ़ रखे हैं। कोई कॉइन है, कोई सिक्का है, छोटी क्लास में पढ़ के आए 6वीं 7वीं में कि एक पानी की बोतल है उसमें हमने सिक्का डाल दिया, वो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये सब कहानी है। या बहुत तेज धूप आ रही है, बहुत तेज धूप है, ठीक है, हमने एक लेंस लिया, नीचे कागज के टुकड़े लगाए, कुछ देर बाद वो जलने लग जाते हैं। सब आप कहते हो कि सर ये उत्तल लेंस अवतल लेंस की कहानी पढ़ रखे हैं ना अपन ने, ठीक है। तो ये फिजिक्स के फिनोमिना है, भौतिकीय घटनाएं। तो बेटा इन भौतिकीय घटनाओं को समझाने के लिए, फिजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए जो लॉ हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो कॉन्सेप्ट 17वीं शताब्दी में, 1600 में, 1500 में, 1700 में, 1500 में क्या कहानी थी, 1800 में क्या कहानी थी? वो कहानी ये थी कि बेटा इस यूनिवर्स के अंतर्गत, इस ब्रह्मांड के अंतर्गत पार्टिकल और वेव को सेपरेट माना जाता था। पार्टिकल और वेव को सेपरेट, पृथक पृथक माना जाता था कि पार्टिकल अलग चीज और वेव अलग चीज। और जब कोई फिजिकल फिनोमिना आपको दिखाई दे रहा है, कोई भौतिकीय घटना आपको दिखाई दे रही है और वो फिजिकल फिनोमिना पार्टिकल नेचर का है, कौन सी नेचर का है? कणीय प्रकृति का है। सर कणीय प्रकृति का मतलब, हम रोड पर देख रहे थे, 2 ट्रक जा रहे थे, भिड़ गए, 2 ट्रक जा रहे थे, भिड़ गए। अब किसने कितना फोर्स लगाया, टक्कर कौन सी हुई, कौन सा ट्रक पीछे गया, कोलिजन कैसी हुई, उसका मोमेंटम का एनालिसिस करना है, संवेग निकालना है, वेलोसिटी देखना है, एनर्जी लॉस देखना है कितना हुआ है, किस प्रकार की टक्कर हुई है। तो बेटा ये पार्टिकल नेचर है। कौन सी नेचर है? पार्टिकल, कणीय प्रकृति बोलते हैं। एक बारिश का समय हो रहा है, किसका समय हो रहा है? और इंद्रधनुष का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? इंद्रधनुष देखा है? या बिजली कड़क रही है, ये देखें, या सूर्य अस्त का समय हो रहा है, इस प्रकार की घटनाएं, ठीक है। तो इस प्रकार की घटनाओं को समझाने के लिए आपने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन नहीं पढ़े, परावर्तन अपवर्तन, तो इनको वेव थ्योरी से समझाते हैं। कौन से कॉन्सेप्ट से? वेव नेचर से, तरंग प्रकृति से। तो हमने माना कि यूनिवर्स में यदि कोई भी मैटर है उसे एक्सप्लेन करना है, कोई भी पदार्थ है उसकी व्याख्या करनी है, कोई घटना है, कोई फिजिकल फिनोमिना है, कोई भौतिक घटना है, उसको एक्सप्लेन करना है, तो हम ये देखते हैं कि मैटर की नेचर कैसी है, पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है, तरंग प्रकृति है या कणीय प्रकृति है। पार्टिकल नेचर है तो उसे न्यूटन्स के लॉ के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। किसके द्वारा? न्यूटन के नियमों के द्वारा, जिसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं हम। कौन सी मैकेनिक्स? न्यूटोनियन, नाम सुना है? अरे 11th में जो फिजिक्स पढ़ी है वो न्यूटोनियन ही है आपकी। आप 11th क्लास में जो फिजिक्स पढ़ के आए हो वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, जो पार्टिकल की स्टडी करती है। किसकी? तो इस यूनिवर्स में यदि कोई पार्टिकल नेचर का है, वो एक्सप्लेन करना है, तो हम किससे एक्सप्लेन कर देंगे? न्यूटोनियन मैकेनिक्स के द्वारा, न्यूटन के द्वारा एक्सप्लेन कर देंगे, मतलब न्यूटन्स लॉ से एक्सप्लेन कर देंगे। और सर जब कोई यूनिवर्स में वेव थ्योरी से रिलेटेड फिनोमिना है, कोई घटना ऐसी है जो तरंग प्रकृति से समझाई जाती है, किससे समझाई जाती है? तो उसे हम कैसे समझाएंगे? उसे मैक्सवेल के नियमों के द्वारा समझाएंगे। किसके द्वारा समझाएंगे?
मैक्सवेल के समीकरणों के द्वारा। मैक्सवेल के 4 समीकरण पढ़े हैं आपने, फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले पेपर में पढ़ के आए हो। जैसे मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन भूल गए आप, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट पढ़ेंगे ये। सेकंड पढ़ा है डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पढ़े ऐसे ही 2 कर्ल के पढ़े मैक्सवेल के समीकरण। तो जब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग नाम टॉपिक पढ़ाया आपने, तो जब आपको वेव नेचर एक्सप्लेन करना है तो मैक्सवेल इक्वेशन के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। किसके द्वारा? एक चीज समझ में आ गई कि जो प्रकृति है, जो नेचर है, जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड को एक्सप्लेन करना है तो हमें यह देखना है कि जो घटना घटित हो रही है, जो फिजिकल फिनोमिना है, वहां पे नेचर कैसी है। पार्टिकल नेचर है, कणीय प्रकृति है, न्यूटन के लॉ एक्सप्लेन करेंगे। और वेव नेचर है तो मैक्सवेल इक्वेशन एक्सप्लेन करेंगी। बताओ यहां तक क्लियर है या नहीं? ये कहानी मानी जाती थी, लेकिन समय धीरे धीरे बढ़ता गया। 1500 से 16, 17, 1800 आ गए, और जैसे ही 19वीं शताब्दी का अंत हुआ और 20वीं शताब्दी प्रारंभ हुई, तो वहां पे कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट आए। कैसे एक्सपेरिमेंट आए? जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव का नाम सुना है? जीमान स्पेक्ट्रम पढ़ोगे आप, रमन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी, कॉम्पटन इफेक्ट। ये ऐसे इफेक्ट थे कि इनको समझाने के लिए कहा गया कि न्यूटन जी आप समझाइए, मैक्सवेल जी आप समझाइए। तो वो वैज्ञानिक इनको समझाने में क्या रहे? असफल। क्या रहे? असफल। क्यों रहे? क्योंकि बेटा वो यहां पे समझाने में असफल इसलिए रहे कि यहां पे जो कहानी प्रारंभ होती है, भाई कहानी कैसे प्रारंभ होती है कि पार्टिकल नेचर है, न्यूटन्स लॉ, वेव नेचर है, मैक्सवेल इक्वेशन। क्योंकि पार्टिकल और वेव को, कण और तरंग को क्या माना जाता था? सेपरेट, पृथक माना जाता था। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट हैं, ये एक्सपेरिमेंट कुछ अलग कहानी सुनाते हैं। और क्या कहानी सुनाते हैं? तो यहां पे अब समझना, इन प्रयोगों को समझाने के लिए, इन एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन्स और आपके मैक्सवेल इक्वेशन असफल हो गई। तो नए नियमों की आवश्यकता हुई नहीं हुई? नए नियमों की रिक्वायरमेंट हुई। तो नए नियम फिजिक्स की जिस ब्रांच के अंतर्गत रखे गए, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। समझ में आ गया? तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी, रमन इफेक्ट, ईटीसी को एक्सप्लेन किया जाता है। उसे फिजिक्स की कौन सी ब्रांच कहते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। और जो एक्सप्लेन नहीं कर पाई वो क्या कहलाती है? क्लासिकल। उसे क्या कहते हैं? वो पुरानी फिजिक्स हो गई, वो पुराने नियम हो गए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, आप जयपुर आए, आपके दादाजी आपको समझाते हैं बेटा वहां पे बाहर घूमने मत जाना, समझाते हैं ऐसे घर पे, इतने नाइट में इतने के बाद 10 बजे के बाद मत जाना, मूवी देखने मत जाना बेटा, फोन कम चलाना। अब तुम दादाजी से क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? तुम भी दादाजी क्या पुराने जमाने वाली बातें करते हो? क्योंकि उनके जो कॉन्सेप्ट हैं, उनके जो नियम हैं, उनके रूल और रेगुलेशन है, जो लॉ हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं? ओल्ड लॉ। अब क्या बोल रहे हैं? मॉडर्न लॉ है गुरुजी। दादाजी मॉडर्न नियम आगे, उनको समझो, हमारी एज में प्रवेश करो, हम हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे। समझ में आ गया ना? तो कहानी ये कि जो नियम पहले के 1500, 1600, 1700, उन्हें बोल दिया क्लासिकल फिजिक्स। कौन सी फिजिक्स बोल दिया? क्लासिकल। और उसके बाद आइए उसे क्या बोल दिया? मॉडर्न फिजिक्स। अब प्रश्न यह उठता है कि मॉडर्न फिजिक्स की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? अब सुनना ध्यान से बेटा, एक साइंटिस्ट आया, तुम डी ब्रॉगली बोलते हो, दे ब्रॉगली बोलते हो, जो भी है, एक साइंटिस्ट था डी ब्रॉगली या दे ब्रॉगली। उसने क्या बात बोली थी? ध्यान सुनना बेटा। उसने कहा था कि कोई भी पार्टिकल है तो उस पार्टिकल से रिलेटेड उसकी एक एसोसिएट वेव होती है। पार्टिकल से रिलेटेड क्या होती है? एसोसिएट वेव होती है। और उस वेव को मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव कहते हैं। मतलब पार्टिकल से कनेक्टेड क्या होगी? वेव होगी। कोई भी कण है तो उस कण से संबद्ध क्या होगी? तरंग होगी। पार्टिकल से कनेक्टेड क्या होगी? वेव होगी। इसका मतलब क्या हो गया? क्या समझ में आया आपके? पार्टिकल से कनेक्टेड वेव है, इसका मतलब ड्यूअल नेचर। कण से संबद्ध तरंग है, इसका मतलब कैसी प्रकृति है? द्वैत प्रकृति है, ड्यूअल नेचर है, ड्यूअल नेचर है। मेरी बात समझ में आई? अब डी ब्रॉगली से प्रश्न पूछा गया कि हमारे पास एक बॉल है,
और हमने उसको ऐसे मारा, अब बताओ उसकी नेचर कैसी है? तो डी ब्रोगली कह रहा है उससे कनेक्टेड वेव है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आपको कोई पार्टिकल एक्सप्लेन करना है, कोई मैटर एक्सप्लेन करना है, यदि उस मैटर की जो साइज है, उस मैटर की जो साइज है, वो साइज बेटा स्मॉल है। कैसी है साइज? स्मॉल है, कण का आकार छोटा है, तो वहां पे जो वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ इफेक्टिव हो जाती है, डोमिनेंट कर जाती है, प्रभावी हो जाती है। किस पर? पार्टिकल की साइज पर। और बेटा वो मैटर वेव नेचर शो करता है। कैसी नेचर शो करता है? वो तरंग प्रकृति व्यक्त करता है ड्यूअल। बात नहीं आई समझ में? अब क्या समझाया? बेटा मैटर है, उसकी नेचर ड्यूअल है, मतलब उस पार्टिकल से कनेक्टेड क्या है? वेव है। लेकिन यदि उसकी साइज, मैटर की साइज स्मॉल है, कैसी है साइज? स्मॉल है, तो वो कैसी नेचर शो करेगा? वेव नेचर। और यदि साइज मैक्रो है, बिग है, ब्रॉड साइज है, विस्तृत आकार है, तो वहां पे साइज इफेक्टिव हो जाती है, प्रभावी हो जाती है, डोमिनेंट कर जाती है। किस पर? वेवलेंथ पर। तो वो बेटा फिर मैटर पार्टिकल नेचर शो करता है। कैसी प्रकृति? अब आपके पास बॉल है, कोई आपके पास क्या है? कोई बॉल है, तो बॉल की साइज अधिक है, तो वो बेटा कैसी नेचर शो करेगा? पार्टिकल नेचर। इसलिए न्यूटन के नियम से इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन जब हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, किसकी बात करें? प्रोटॉन की। किसकी बात करें? न्यूट्रॉन की बात करें, तो ये बेटा माइक्रो पार्टिकल है। कैसे पार्टिकल हैं? इनकी साइज वेरी स्मॉल है। यहां पे साइज पर कौन डोमिनेंट कर जाती है? वेवलेंथ। आकार छोटा होने के कारण तरंग दैर्ध्य प्रभावी हो जाती है। और ये कैसी प्रकृति व्यक्त करता है? वेव नेचर। अब यदि आप इलेक्ट्रॉन की स्टडी करने के लिए न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, तो एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट कुछ और आएगा, और आपके न्यूटन्स लॉ से, न्यूटन के कॉन्सेप्ट से रिजल्ट कुछ और आएगा। एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट कुछ और न्यूटन्स लॉ से रिजल्ट कुछ और। नियम क्या कहता है, फिजिक्स क्या कहती है कि एक्सपेरिमेंट सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं, तो ये फिजिक्स को क्या मान लिया? फेलियर। अब इस एक्सपेरिमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए नए नियमों की आवश्यकता हुई, तो वो नियम कौन सी फिजिक्स में है? क्वांटम। समझ में आ गया? कौन सी फिजिक्स में है? तो ये किसके आधार पर फेल हुई है? साइज के आधार पर। किसके आधार पर? साइज के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कण के आकार के आधार पर। इसका मतलब जब पार्टिकल की साइज स्मॉल हो जाती है, तो ऐसे पार्टिकल को क्वांटम पार्टिकल कहते हैं। कौन से पार्टिकल कहते हैं? और क्वांटम पार्टिकल में की बेटा जो नेचर होती है, वो कैसी नेचर होती है? वेव नेचर। कैसी नेचर होती है? क्यों होती है क्वांटम पार्टिकल की वेव नेचर? क्योंकि साइज क्या है? स्मॉल, या माइक्रो साइज बोल दो। जब माइक्रो साइज है, सूक्ष्म आकार है, उसका आकार सूक्ष्म है, माइक्रो साइज है, तो वेवलेंथ क्या कर गई? डोमिनेंट। तरंग दैर्ध्य क्या हो गई? उस पर प्रभावी। तो वो कैसी नेचर शो करेगा? वेव नेचर। कैसी नेचर शो करेगा? तो वे पार्टिकल जो वेव नेचर शो करते हैं क्या कहलाते हैं? क्वांटम पार्टिकल। क्या कहलाते हैं? और क्वांटम पार्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए जिस फिजिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, उस फिजिक्स को क्या कहते हैं हम? क्वांटम फिजिक्स। कौन सी फिजिक्स कहते हैं? तो यहां पे जाके तुम्हारी क्लासिकल फिजिक्स क्या हो गई? फेल। पुरानी फिजिक्स है वो क्या हो गई? फेल। न्यूटन के लॉ क्या हो गए? फेल। तो समझ में आ गया कहां पे फेल हुए? जब पार्टिकल की साइज क्या हो गई? स्मॉल। समझ में आया? ठीक है बेटा। एक जगह और क्लासिकल फिजिक्स ने काम करना बंद कर दिया था, वो कौन सी जगह थी? ध्यान सुनेंगे। फर्स्ट ईयर में आपने एक टॉपिक पढ़ा था बेटा, पढ़ के आए हो बीएससी फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में भी मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ाया आपने चैप्टर नंबर 4, अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी। एस फॉर स्पेशल, टी फॉर थ्योरी, और आर का मतलब रिलेटिविटी, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम पढ़ा है, एसटीआर का नाम पढ़ा है। क्या है ये एसटीआर? सुनो, एक बार में ही समझ में आएगा बेटा, ध्यान सुनना। v है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। v क्या है? आपके पास पार्टिकल है, उसका वेग है, कण का वेग है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। और c है स्पीड ऑफ लाइट। c क्या है अपने पास? स्पीड ऑफ लाइट। अब सीधा सा तरीका है, यदि प्रकाश का वेग मतलब स्पीड ऑफ लाइट अधिक नहीं, बहुत अधिक है,
वेरी वेरी ग्रेटर देन, किससे? पार्टिकल की वेलोसिटी से। तो बेटा अपन यहां पे जनरल फिजिक्स का यूज करते हैं, जो फिजिक्स का यूज करते हैं नॉर्मल नियम जो आपने पढ़े हैं। कौन से नियम? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के नियम पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन कहानी कब? द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जब कण का वेग बहुत कम है, किससे? प्रकाश के वेग से। लेकिन v का मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, लगभग बराबर है किसके? स्पीड ऑफ लाइट के। भाई आपकी स्पीड ऑफ लाइट आप क्या बताते हो? ये बोलते हो क्या? और मान लो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁶ या 7 मीटर पर सेकंड, ये दे रखी है आपको। तो 10⁻⁶ और ये 10⁻8, लगभग बराबर पहुंच गया। जब लगभग बराबर पहुंच गया, अब हम यहां पे लगाएं न्यूटन के नियम। एक पार्टिकल इस वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, पार्टिकल इस वेलोसिटी से जा रहा है। अब हमको उसका मान लो मोमेंटम निकालना है। क्या निकालना है? कैसे निकालोगे? P बराबर mv, m इंटू वी, m फॉर मास और v फॉर वेलोसिटी। यदि हमको उसका फोर्स निकालना है, यदि हमको उसका बेटा वर्क निकालना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके। मेरी बात आपके समझ में आ रही है नहीं आ रही? उस पार्टिकल के लिए अपन को डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम ये स्टडी करनी है। तो अपन बेटा यहाँ पे जो अपनी मैकेनिक्स है उसका यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन उसका रिजल्ट कुछ और आएगा। जब तुम न्यूटनियन मैकेनिक्स का यूज करोगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा, और एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट कुछ और मिलेगा। कब? जब पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, लगभग बराबर है। तो बेटा जब कण का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर है, मतलब इस वेग से जा रहा है 10⁻⁶ या 10⁻7 से जा रहा है, तो वहां पे प्रयोग के द्वारा जो रिजल्ट मिलेगा, एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आएगा वो कुछ और आएगा, और न्यूटन के नियम से रिजल्ट कुछ। अब क्या है? एक्सपेरिमेंट सेटिस्फाई होना चाहिए, तो फिर बताओ नए नियमों की आवश्यकता हुई नहीं हुई? ये नियम फेल हो गए नहीं हो गए? तो बेटा जो नए नियमों की आवश्यकता हुई, तो वो नियम दिए थे तुम्हारे अल्बर्ट आइंस्टीन ने, और उन नियमों को हम क्या बोलते हैं? STR। समझ में आ गया? तो STR कब लगता है? जब पार्टिकल की वेलोसिटी किसके बराबर हो? लगभग स्पीड ऑफ लाइट के। तो आप क्या यूज करेंगे? STR, अदरवाइज न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन्स लॉ यहां पे आके क्या हो गए? फेल। तो बताओ क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई नहीं हो गई? तो क्लासिकल फिजिक्स के टर्निंग पॉइंट कितनी जगह हैं? एक तो साइज के आधार पर फेल हुई थी, अभी पढ़ा आपने, तो वहां कौन सी फिजिक्स आई? क्वांटम। मतलब माइक्रो पार्टिकल को, क्वांटम पार्टिकल को, स्मॉल पार्टिकल को क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और एक किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई? जब पार्टिकल की वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। समझ में आ गया? तो ये तो आपने पढ़ी है सेकेंड ईयर में, और ये फिजिक्स पढ़ोगे आप साइज के आधार पर थर्ड ईयर में। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्यों आ रही, समझ में आ गया? क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? माइक्रो पार्टिकल। कैसे पार्टिकल पढ़ेंगे? माइक्रो। तो उनकी नेचर कैसी होगी? वेव नेचर। कैसी नेचर होगी? वेव नेचर। तो वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए जिस फिजिक्स की रिक्वायरमेंट हुई, उस फिजिक्स को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स के टर्निंग पॉइंट कितनी जगह हैं? 2। और इन दोनों को मिक्स करके, क्वांटम को और STR को, ये पढ़ेंगे तुम MSc करोगे तो। गलती से MSc करी, कैसे? गलती से, वैसे तो करोगे नहीं, और बाई चांस माइंड में जच गया तो करोगे, तो मैथ से करोगे या केमिस्ट्री से करोगे, है फिजिक्स का विचार, और माइंड बन गया मान लो। तो MSc फाइनल में पेपर चलता है एडवांस क्वांटम के नाम से। किसके नाम से? तो वहां पे क्या पढ़ोगे? STR का यूज करके क्या पढ़ोगे? क्वांटम मैकेनिक्स। STR का यूज करके क्वांटम मैकेनिक्स। अब तुम्हारे जो क्वांटम है ये जनरल क्वांटम है, समझ में आ गया? नॉर्मल क्वांटम है। मजा आएगा पढ़ने में, बहुत अच्छा पेपर है, इंटरेस्टिंग पेपर है एक तरीके से पढ़ा जाए तो। तो ये बताना कि ये बात आपके समझ में आई नहीं आई, अभी मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। अभी सिर्फ मुझे आप ये बताइए कि इतना आपके समझ में आया नहीं आया?
ये है क्लासिकल फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स आई है क्लासिकल फिजिक्स, लेकिन जब ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल, जब कण के आकार के आधार पर बात हुई, मतलब पार्टिकल कैसा हुआ, और माइक्रो पार्टिकल, कैसे पार्टिकल, माइक्रो पार्टिकल। अच्छा, और एक आई भैया एसटीआर, ये किसके आधार पर आई आप बताओगे अब। ऑन द बेसिस ऑफ, वेरी गुड, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, कण के वेग के आधार पर। कब आई ये, जब पार्टिकल की वेलोसिटी, वेरी गुड, स्पीड ऑफ, और जब v, तो आपकी क्लासिकल फिजिक्स। और जब वेलोसिटी किसके नियरेस्ट पहुंच जाए, स्पीड ऑफ लाइट के, प्रकाश के वेग के, तो कौन सी फिजिक्स आएगी, एसटीआर। अब आपको कौन सी पढ़नी है, क्वांटम। तो क्वांटम फिजिक्स में पार्टिकल की साइज कैसी होगी, माइक्रो, कैसी, मैक्रो नहीं, माइक्रो, मैक्रो तो यहां होगी क्लासिकल फिजिक्स में। ये ले भैया, ठीक है। स्थूल आकार, बड़ा आकार, मैक्रो मतलब स्थूल बड़ा, और माइक्रो मतलब सूक्ष्म होता है, ठीक है बेटा। जब मुझे एक बात बताओ, पार्टिकल की साइज माइक्रो ऑर्डर में होगी, तो ऐसे पार्टिकल को हम क्वांटम पार्टिकल कहेंगे। कौन से पार्टिकल कहेंगे, तो इसे मैं क्वांटम पार्टिकल बोल सकता हूं क्या। अब ध्यान रखना, कौन सा पार्टिकल बोलेंगे, और क्वांटम पार्टिकल कैसी नेचर शो करेगा, कैसी नेचर, वेव नेचर। समझ में आ गया। तो वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए जिस फिजिक्स की रिक्वायरमेंट हुई, वो फिजिक्स क्या कहलाती है तुम्हारी, क्वांटम। आ गया समझ भाई साहब। अब जैसे जैसे बात को सुनो, ये है समझने की बात। ये हमारे पास कोई भ्राताश्री है, ठीक है, कोई पार्टिकल है बेटा, और ये भैया दौड़ लगा रहा है पार्टिकल। तो इसका हमें डिस्प्लेसमेंट पता है। क्या पता है, मैंने लिखा है एक्स ऑफ टी, एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट, और दौड़ लगा रहा है, गति कर रहा है। मैं अब यहां हूं, फिर गति करके यहां पहुंच गया, फिर गति करके आगे पहुंच गया, तो मैं टाइम का फंक्शन हूं या नहीं भाई। मेरी पोजीशन है वो इस टाइम पे अलग है, और इस टाइम पे अलग, और इस टाइम पे अलग, मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है, वो टाइम का फंक्शन है। तो मैंने इसलिए लिख दिया एक्स ऑफ टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मैंने आपको यदि डिस्प्लेसमेंट दे दिया, समझना, अरे समझना, और इस पार्टिकल की मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन का मतलब है इस पार्टिकल के लिए मुझे वेलोसिटी चाहिए। बताओ, बता सकते हो नहीं बता सकते, सर आराम से डेरिवेटिव करो। अरे वेलोसिटी क्या होती है, डीएक्स अपॉन वी इक्वल टू डीएक्स अपॉन डी टी। वेलोसिटी क्या है, डीएक्स, वेग डीएक्स अपॉन डी टी तो होता है। तो वेग बता दोगे नहीं बता दोगे, बता दिया। मैं आपसे पूछूं मोमेंटम बताओ, मैं आपसे पूछता हूं मोमेंटम बताओ इस पार्टिकल का, बता सकते हो, कैसे बताओगे, सर इस पार्टिकल का मास पता है हमें। अरे कुछ मास होगा नहीं होगा, और वेलोसिटी हम निकाल लेंगे डेरिवेटिव करके, तो एम इंटू वी क्या बन गया, पी, एम इंटू वी, अरे पी बराबर एम वी, पढ़ा इंटू मास इंटू वेलोसिटी। सर मोमेंटम निकाल लेंगे, मेरी बात सुनो बेटा। मैं आपसे बोलूं बेटा एक्सेलरेशन बताओ इस पार्टिकल का, त्वरण,
एक्सेलरेशन। सर ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसका कितनी बार डेरिवेटिव कर दो? त्वरण का फार्मूला नहीं पढ़ा, a इक्वल टू d2x/dt स्क्वायर पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा? या वेलोसिटी का वन टाइम डेरिवेटिव कर दो, बताओ एक्सेलरेशन आ जाएगा नहीं आ जाएगा? इसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो a आ गया। नहीं, फोर्स बताओ, फोर्स। सर आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया, इसका मास कितना है? F इक्वल टू ma, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो बताओ, अपन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं नहीं कर सकते? जब पार्टिकल का हमें क्या पता हो? डिस्प्लेसमेंट। कौन सी फिजिक्स है ये? क्लासिकल। कौन सी फिजिक्स है? क्लासिकल। न्यूटन से लगा रहे हैं ना, ये क्लासिकल फिजिक्स की बात है, क्लासिकल में। तो जैसे क्लासिकल फिजिक्स में आप इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं? एक्स ऑफ टी का। ऐसे ही क्वांटम फिजिक्स में, किसमें? क्वांटम फिजिक्स में बेटा इंफॉर्मेशन के लिए हमें इसकी इंफॉर्मेशन हमें देनी है, तो हमें रिक्वायरमेंट होती है एक स्टेट की, और उस स्टेट को बोलते हैं क्वांटम स्टेट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्वांटम स्टेट। तो क्वांटम स्टेट क्या है? तुमसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्वांटम स्टेट क्या है, क्वांटम अवस्था क्या है? और हाँ, मीडियम वर्क की टेंशन मत करना, हिंदी इंग्लिश वाले मस्त रहना आराम से नहा धो के, 0.1% टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगा, हिंदी का बैठा है तो हिंदी वाले खतरनाक समझ में आएगा, इंग्लिश का बैठा है तो इंग्लिश वाले समझ में आएगा, क्योंकि मैं भारत देश की लैंग्वेज का फॉलो करूंगा, और वो आज भारत देश की लैंग्वेज है इंग्लिश। समझ में आ गया? हिंदी प्लस इंग्लिश, बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, अल्टीमेट समझ में आएगा प्रत्येक के। मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, फिजिक्स का मतलब फिजिक्स पढ़ाऊंगा, फिजिक्स स्वयं लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश की टेंशन मत करो मीडियम की। हाँ, अब मेरे टॉपिक पे आओ। मैं अभी आपसे क्या बोल रहा था कि हमको क्वांटम स्टेट शब्द सुनाई दिया, कि क्वांटम स्टेट शब्द का अर्थ क्या है, क्वांटम अवस्था क्या होती है? तो क्वांटम स्टेट का मतलब होता है बेटा, क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल की इंफॉर्मेशन देने वाला जो अवस्था है, जो स्टेट है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक तरीके से गुरुजी ये तो ऐसे बात हो गई, तुम्हारे बारे में मुझे जानकारी चाहिए, मैं तुम्हारी मम्मी के पास पहुंच गया, तो मम्मी पूरी बात बता देगी, इतनी एज है इसकी, इस क्लास में पढ़ रहा है, ये कहानी है, ये कहानी है, ये कहानी है। तो तुम एक सिस्टम हो या नहीं? अरे तुम एक पार्टिकल हो या नहीं? और तुम्हारी इंफॉर्मेशन मम्मी ने दी नहीं दी, तो तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ क्या हो गई? क्वांटम स्टेट। अरे मेरी बात नहीं आई समझ में? अच्छा, अपने पास कोई फोन है, कोई फोन है, मान लो आईफोन है, उसके बारे में मैं, आईफोन है, अपन पहुंच गए जहां से अपन को आईफोन परचेज करना है, पहुंच गए, अच्छा दुकानदार के पास पहुंच गए, हमने कहा हाँ भैया ये आईफोन लेना है, बोल इसके फीचर्स बोल। अब वो कहानी सुनाना प्रारंभ किया, आईफोन ये बात ये बात ये बात। तो आईफोन की इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? वो दे रहा है। तो आईफोन के लिए वो क्या हो गया? क्वांटम स्टेट। तो क्वांटम स्टेट समझ में आया नहीं आया? क्वांटम स्टेट क्या है बेटा? एक ऐसी स्टेट है जो क्वांटम पार्टिकल की क्या देती है? इंफॉर्मेशन। क्या देती है? इंफॉर्मेशन। तो उस स्टेट को क्या कहते हैं? क्वांटम स्टेट। क्लियर? आ गया समझ में? अब बेटा क्वांटम स्टेट को जो अपन डिनोट करते हैं, वो किससे डिनोट करते हैं? साई से। किससे डिनोट करते हैं? मोस्टली अपन मैं ये बात कर रहा हूं कि जनरली तुम्हारे जो क्वांटम फिजिक्स वाला पेपर है, तुम्हारी जो बुक है सीबीएच, जिसका तुम अध्ययन करते हो, उसमें क्वांटम स्टेट को किससे डिनोट किया गया है? साई से। किससे डिनोट किया गया है? और इसको बेटा वेव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो वेव फंक्शन क्या है? क्वांटम स्टेट है। क्या है? अब तुमसे कोई पूछे ना ये साई क्या है, तो साई ऐसे ही है जैसे न्यूटन के जमाने में क्या होता था? एक्स ऑफ टी, एक्स। तो जैसे वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, कैसे? वेलोसिटी बता रहा है, मोमेंटम बता रहा है नहीं बता रहा, एक्सेलरेशन बता रहा है, ऐसे ही पार्टिकल की इंफॉर्मेशन कौन देगा? साई। तो साई क्या है? क्वांटम स्टेट है। समझ में आ गया? साई क्या है? एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन। साई क्या है? क्या है साई? एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन जो कि पार्टिकल की हमें इंफॉर्मेशन देता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्वांटम स्टेट। या दूसरा नाम क्या है? वेव फंक्शन। क्या नाम है? एक ही बात है। समझ में आ गया? वह गणितीय तरंग फलन, ऐसे बोल सकते हो, जो कण की, लेकिन कण कैसा होना चाहिए? जो वेव नेचर शो करे, ऐसा कण होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कण को ही हम, ऐसे पार्टिकल को ही हम कौन से फिजिक्स में पढ़ते हैं? क्वांटम फिजिक्स। और यदि साइज मैक्रो ऑर्डर की है, बड़ा कण है, तो वो कहां चले जाएगा? न्यूटन। क्लासिकल फिजिक्स में चले जाएगा, तो न्यूटन एक्सप्लेन कर देगा।
आ रही है नहीं आ रही बात समझ में? तो ये बेटा ध्यान सुन, बाप बेटे में भी लड़ाई हो गई थी, बाप बेटे। किसमें? हाँ, तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? किसने की इलेक्ट्रॉन की खोज? थॉमसन यार, जे थॉमसन। किसने की थी? नहीं सुना तुमने जे थॉमसन का नाम? तो थॉमसन, जो जे थॉमसन था, इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल नेचर का होता है। कैसी नेचर का होता है? बेटी सुनी नहीं रही? इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर का होता है, कणीय प्रकृति है। कुछ समय पश्चात उसके पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम था जीपी थॉमसन। क्या नाम था? वो क्या था? जे, और ये क्या था? जीपी, जीपी थॉमसन। उसने पढ़ाई की, पापा की तरह फिजिक्स में स्टडी की, और स्टडी करने के बाद उसके गुरु उसके पिताजी थे। स्टडी करने के बाद, पापा गलत बोल रहे हो आप, आपने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? पार्टिकल। वेव है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की नेचर कैसी है? वेव नेचर है। पापा मैं तो डी ब्रॉगली की बात का समर्थन करूंगा, आपकी बात का नहीं, आप तो गलत बोल रहे हो। तो जीपी थॉमसन था, उसने अपने पिताजी के स्टेटमेंट का खंडन किया। किसका खंडन किया? और एक्सपेरिमेंट के द्वारा वेरीफाई किया कि पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है उसकी नेचर कैसी है? वेव नेचर है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसे पार्टिकल जो क्वांटम पार्टिकल होते हैं, जिनकी साइज वेरी स्मॉल होती है, उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए अपन को बेटा जो कॉन्सेप्ट यूज लेना होता है, वो कौन सी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज लेना होता है? क्वांटम का। क्योंकि इन पार्टिकलों की माइक्रो ऑर्डर के होते हैं, इन्हें क्वांटम पार्टिकल कहा जाता है, और इनकी नेचर कैसी होती है? वेव नेचर। और इन्हें एक्सप्लेन करने के लिए जिस मैथमेटिकल फंक्शन का यूज करते हैं उसे हम वेव फंक्शन कहते हैं। और वेव फंक्शन किससे नोट किया जाता है? साई से। समझ में आ गया? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी। इसको कैलकुलेट, साई का मान ज्ञात करना है। तो साई का मान ज्ञात करने के लिए 1926 में, कब कब 1926 में, 1926 में एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था, बेटा सुन ले, जिसका नाम था श्रोडिंगर। क्या नाम था? नाम सुना है? श्रोडिंगर बोलते हो, श्रोडिंगर बोलते हो तुम? हाँ, कई अंग्रेज क्वांटम से बोलते हैं क्विंटम, ऐसे ऐसे डी ब्रॉगली बोलते हैं, मैकेनिक्स को मकॉनिक्स। हाँ, तो 1926 में एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था श्रोडिंगर। क्या नाम था? तो श्रोडिंगर साइंटिस्ट ने एक स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन दी। क्या दी? पढ़ के आए हो सेकेंड ईयर में भाई, मैथ में पूरा की पूरा पेपर पढ़ा है सेकेंड ईयर में, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन दी, और बेटा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम था श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या नाम था? कब दी? 19, किसने दी? श्रोडिंगर ने। अब प्रश्न ये है, पेपर में आता है ये क्वेश्चन, व्हाट इज श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन? वहां 1.5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं ना। श्रोडिंगर अवकल समीकरण क्या है? वह डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके द्वारा वेव फंक्शन साई की वैल्यू कैलकुलेट की जाए। नहीं आई बात समझ में? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसी अवकल समीकरण जिसके द्वारा किसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाए? साई की वैल्यू कैलकुलेट की जाए। सर साई की वैल्यू क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? साई का मान क्यों ज्ञात कर रहे हो? साई की वैल्यू कैलकुलेट होगी तो क्वांटम पार्टिकल एक्सप्लेन होगा नहीं होगा? तो उसकी इंफॉर्मेशन के लिए हमको किसका मान चाहिए? तो साई का मान कहां से ज्ञात करोगे? एक स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन से ज्ञात करेंगे, और उस स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहेंगे? श्रोडिंगर। क्या कहेंगे? सेकंड यूनिट स्टार्ट होने को जा रही है। सेकंड यूनिट स्टार्ट होती है श्रोडिंगर डिफरेंशियल। तो पहली यूनिट में पढ़ोगे तुम साई क्या है, साई के क्या नियम हैं, वेव फंक्शन क्या है, वेव नेचर क्या है, ये कौन सी यूनिट में पढ़ेंगे? मतलब क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन कौन सी यूनिट में? फिर तुम्हारा साई आ जाएगा। ये कैलकुलेट करना है तो क्या चाहिए तुम्हें? डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। कौन देगा? श्रोडिंगर। यूनिट कौन सी स्टार्ट हो जाएगी? सेकंड यूनिट में पढ़ोगे श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया? अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ श्रोडिंगर ही है तीनों में। सेकंड यूनिट में सिंपल सॉल्यूशन, कैसे? श्रोडिंगर अवकल समीकरण के सरल हल। थर्ड यूनिट में कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन, जटिल हल, स्पेशल सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। ठीक है। और लास्ट वाली यूनिट में हाइड्रोजन एटम के लिए, किसके लिए? नाम सुना है? हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है?
इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। क्या बोला? एक प्रोटॉन और, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है नाभिक के चारों ओर, नहीं घूम रहा, तो उस इलेक्ट्रॉन की स्टडी करनी है। तो उस इलेक्ट्रॉन की स्टडी करने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन की स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रॉन कैसी नेचर शो कर रहा है? वेव नेचर, क्योंकि कौन सा पार्टिकल है? क्वांटम पार्टिकल। तो इंफॉर्मेशन चाहिए नहीं चाहिए? तो इंफॉर्मेशन कौन देगा? साई। साई कहां से कैलकुलेट करेंगे? श्रोडिंगर से। तो श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। किसके लिए? अब कई बार क्वेश्चन कैसे आता है, जब तुम बोलते हो आउट ऑफ सिलेबस, एग्जाम में आता है, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? पीरियोडिक टेबल पढ़ी है? लिया। क्या आता है? और केमिस्ट्री वाले गुरुजी कई बार ऐसे लिख देते हैं, इसका मतलब क्या है? समझाओ यार। मतलब हीलियम है ना, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक दे दिया इसने, त्याग दिया, त्याग दिया है, त्याग दिया, ऐसे ही तो कुछ बोल दो तो मैं। तो अच्छा, तो ये मतलब इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। अब एग्जाम में हाइड्रोजन एटम नहीं आता, कई बार ऐसे आता है He+ के लिए श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करो। अब तुम घबरा जाते हो भाई, गुरुजी ने तो हाइड्रोजन पढ़ाया, ये He+ कहां से आ गया? E+ कहां से आ गया? E+ को हटा दो, H बच जाएगा। एक ही बात है। हाइड्रोजन एटम का मतलब है सिंगल इलेक्ट्रॉन। कैसा? हम ऐसे सिस्टम के लिए सराउंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो? कोई जरूरी है? ऐसे भी आ सकता है। लिथियम, अब इसके पास भी कितना है? तो एकल इलेक्ट्रॉन के लिए सराउंडिंग अवकल समीकरण पढ़ेंगे। समझ में आ गया? और वहां पे तुम क्या बोल देते हो? आउट ऑफ। और गुरुजी तुमने तो हाइड्रोजन एटम चिल्लाते रहे पूरी यूनिट में, पूरी यूनिट हाइड्रोजन एटम की है, और यहां तो Li+ के लिए सराउंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछा। Li++ के लिए सराउंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये तुम्हारी क्वांटम में तुम्हें पढ़ना है। हो गई क्वांटम? समझ में आ गया? रूपरेखा समझ में आई नहीं आई? क्या पढ़ना है आपको बेटा? ऐसे पार्टिकल की स्टडी करनी है इस फिजिक्स में जो कौन से ऑर्डर में हो? माइक्रो ऑर्डर में। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म कण। और जब माइक्रो ऑर्डर का होगा तो उन पार्टिकल को क्या कहेंगे? क्वांटम पार्टिकल। क्योंकि वो कैसी नेचर शो करेंगे? वेव नेचर। वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए बेटा किसका यूज किया जाता है? वेव फंक्शन का। इन वेव फंक्शन क्या बोलते हैं? क्वांटम स्टेट। बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है समझ में? चलो तो एक बार है ना, आप है ना, एक काम करो छोटा सा, ये चार्ट बना लो। हिंदी में लिखना चाहो तो चिड़ सम्मत भौतिकी लिख सकते हो, क्लासिकल फिजिक्स को। हिंदी मीडियम वाले चिड़ सम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स। चिड़ सम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स। सेकेंड ईयर की टाइमिंग 8 से 9 है, थर्ड ईयर की 9 से 10 है। ये चिड़ सम्मत भौतिकी लिख रहा है, यहां पे लिख रहा है कण के आकार के आधार पर, कण के आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल। कण के आकार के आधार पर। और यहां पर लिख रहा है कण के वेग के आधार पर। यहां पे लिख रहा है कण के आकार के आधार पर, इधर कण के वेग के आधार पर। क्वांटम को क्वांटम ही लिखो, क्या हिंदी लिखते हो? क्वांटम ही ठीक है, हिंदी में भी क्वांटम ही लिखना। वैसे हिंदी होती है इसकी प्रमात्रीकरण भौतिकी, इंग्लिश ही सही है।
लिख लिया। अब हेडिंग डालो क्वांटम फिजिक्स, ये लिख लिया ना बेटा, हेडिंग डालो क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम भौतिकी। तुम में हिंदी मीडियम के कौन कौन है? एक। और तुम बाकी इंग्लिश मीडियम के। तो पहले मैं एक बार इंग्लिश बोल दूं, फिर एक बार हिंदी बोल दूंगा। एक बार हिंदी वाले लिख लेना, एक बार इंग्लिश वाले, ठीक है? तो लिखो डेफिनेशन। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लो पहले, लिखना चाहो तो। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal, the branch of physics which deal with the quantum theory, the branch of physics which deal with the quantum theory is known as quantum physics, is known as quantum physics। हिंदी मीडियम वाले लिखो, भौतिक विज्ञान की वह शाखा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जो कि क्वांटम अवधारणाओं के, जो कि क्वांटम अवधारणाओं के अंतर्गत कण की तरंग प्रकृति की विवेचना करे, क्वांटम अवधारणाओं के अंतर्गत कण की तरंग प्रकृति की विवेचना करे। क्वांटम यांत्रिकी कहलाती है, क्वांटम यांत्रिकी कहलाती है। देख लिया बेटा। अब यहां से तुम्हारे चैप्टर की मुख्य भूमिका स्टार्ट हो जाती है, मतलब चैप्टर स्टार्ट हो जाता है अपना यहां से, ठीक है? डालो हेडिंग, हैशटैग लगा के बढ़िया सी हेडिंग डालो। डालो हेडिंग, डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम भौतिकी का उद्भव। डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम भौतिकी का उद्भव। डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम भौतिकी का उद्भव। फर्स्ट क्लास है आज के लिए, इतने काफी। और पढ़ाऊं? बहुत है आज के लिए ना, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलो राधे राधे भैया।